अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम मोनोटोनिक सब सीक्वेंस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। थ्योरम ये है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। मीन्स कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, देन उस सीक्वेंस में एक ऐसी सब सीक्वेंस ज़रूर होगी जो कि मोनोटोनिक होगी। तो इसका हमने प्रूफ करना है। तो लेट कर लेते हैं कि एक्स एन बी आ sequence of real numbers। लेट ये हमारे पास सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। देन इस सीक्वेंस में देन mth टर्म पीक ऑफ xn इज xm इफ देन इस सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो mth पीक जो है इस सीक्वेंस की वो xm होगी। ये xm पीक कब होगी? अगर हमारे पास जो है वो xm ग्रेटर देन और इक्वल्स टू xn फॉर n ग्रेटर देन कैपिटल M। अब यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। इसमें mth टर्म जो है इसकी वो पीक कब कहलाएगी? अगर सीक्वेंस की ऐसा एलिमेंट बड़ा हो, उस एलिमेंट से बड़ा हो जो उससे नेक्स्ट आने वाला एलिमेंट है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीक्वेंस है एक रियल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 और फॉर एग्जांपल इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट आता है 3 के बाद वो एलिमेंट है सॉरी वो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 4। देन वो एलिमेंट है 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। अब इसमें कौन सी टर्म जो है वो पी के लाएगी? ऐसी टर्म पी के लाएगी कि अगर उसके बाद जो एलिमेंट है वो उससे छोटा है। अब ये देखें यहाँ पे 1 जो है ये पीक नहीं कहलाएगी। ये क्यों पीक नहीं कहलाएगी? क्योंकि इसके बाद जो आने वाला एलिमेंट है वो हमारे पास जो है वो 2 है जो इससे बड़ा है। इस तरह 3 जो है वो 2 से बड़ा है। दैट मीन्स कि ये 2 भी जो है वो पीक नहीं कहलाएगी। इस तरह देखें 4 जो है 4 के बाद ये एलिमेंट जो है 1/2 ये 4 से छोटा है। दैट मीन्स कि 4 के बाद आने वाला जो एलिमेंट है वो इससे छोटा है। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो पीक कहलाएगी। अब देखेंगे 1/2 के बाद जो आने वाला एलिमेंट है 1/3 वो इस 1/2 से छोटा होता है। इट मीन्स के 1/2 भी हमारे पास जो है वो पीक है। इसी तरह 1/3 भी पीक है। तो कहने का मकसद ये है कि पी की डेफिनेशन ये है कि ऐसा एलिमेंट जो है वो पी के लाएगा अगर सीक्वेंस में उसके बाद जो एलिमेंट है वो उससे छोटा है, जैसा कि हमने यहाँ पे इस एग्जांपल की मदद से देखा है। अब हम अपने थ्योरम की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि एक्स एम जो है वो पी के लाएगी इस सीक्वेंस एक्स एन की अगर ये इसके जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास एक्स एन से बड़े हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, दिस शोज दैट, यहाँ से फिर हम ये रिजल्ट कह सकते हैं कि दिस शोज दैट इन आ डिक्रीजिंग सीक्वेंस every term is a peak। यहाँ से फिर हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है देन उसमें हर टर्म पीक होगी। क्यों हर टर्म पीक होगी? क्योंकि उसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट है पहले एलिमेंट के बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो उससे छोटा होगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस में। दैट मीन्स के डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हर एलिमेंट जो है वो पीक होता है। और यहाँ से हम ये भी बात कह सकते हैं एंड इन आ इंक्रीजिंग सीक्वेंस there will be no peak, there will be no peak। इट मीन्स के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में फिर कोई पीक नहीं होगी। क्यों कोई पीक नहीं होगी? क्योंकि उसमें जो है वो दूसरा एलिमेंट जो होगा पहले एलिमेंट से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास कोई पीक नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो केसेस बनेंगे इस सीक्वेंस में।
कि अगर इस सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो फाइनाइट पीक्स हैं या इसमें इनफाइनाइट पीक हैं, तो हम यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे। तो केस वन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट पीक्स हैं, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट पीक्स हैं फिर क्या होगा? इफ़ सीक्वेंस एक्स एन हैव इनफाइनाइट पीक्स, अगर इसकी जो है वो इनफाइनाइट पीक्स हैं, लेट्स से कि वो सारी की सारी पीक्स जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो पीक्स हैं हमारे पास XM1, XM2, XM3 अप टू XMK। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट पीक्स हैं और ये जो है वो सिलसिला जारी रहेगा, हमारे पास इन्फिनिट पीक्स हैं। तो यहाँ पे जो ये इंडेक्स होंगे यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 अप टू सो ऑन ग्रेटर देन MK, और ये जो है वो जारी रहेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है वो एक सब सीक्वेंस बन चुकी है, ये वाली। ये सब सीक्वेंस कौन सी सब सीक्वेंस अब ये बनी है? चूँकि ये हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग आर्डर में है, और हमने अभी पी की डेफिनेशन में देखा था कि पहली टर्म जो है यहाँ पे जो पहली टर्म है XM1 ये बड़ी होगी दूसरी अपनी दूसरी टर्म से, तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू XM2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू XM3 एंड अप टू सो ऑन। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो एक सब सीक्वेंस हमें मिल गई है जो कि इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दिस शोज दैट के XMK इज मोनोटोनिकली, इट मीन्स कि XMK हमारे पास जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब केस नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो पीक्स की तादाद है वो फाइनाइट है, तो अगर हमारे पास पीक्स की तादाद फाइनाइट है देन क्या होगा? इफ़ XN हैज़ फाइनाइट पीक्स, अगर हमारे पास पीक्स की तादाद जो है वो फाइनाइट है, तो लेट्स से कि वो सारी की सारी पीक्स जो हैं वो हैं हमारे पास XM1 XM2 अप टू XMK। और ये चूँकि फ़ाइनाइट तादाद है तो मैंने सारी की सारी तादाद जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है, फ़ाइनाइट है इसलिए। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास जो इंडेक्स होंगे ये क्या होंगे? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 अप टू ग्रेटर देन MK। तो ये हमने सारी की सारी जो पीक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर ली हैं जो कि फाइनाइट तादाद में है। अब सीक्वेंस के इस एलिमेंट के बाद, इस पीक के बाद जो सीक्वेंस का एलिमेंट आएगा वो लेट्स से कि उसका जो इंडेक्स है हमारे पास वो है MK+1, और इसे मैं जो है वो S1 का नाम दे देता हूँ। अगर ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स है फॉर एग्जांपल सीक्वेंस का, जो इस लास्ट पीक के बाद जो एलिमेंट आएगा वो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया उसका इंडेक्स S1 है, और वो एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, लेट कर लेते हैं कि वो एलिमेंट है हमारे पास XS1 सीक्वेंस का, इस पीक के बाद जो एलिमेंट है वो है XS1। अब यहाँ पे देखें चूँकि हमारे पास जो पीक्स की तादाद थी वो फाइनाइट थी, इट मीन्स कि ये जो और ये फाइनाइट तादाद जो थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस का एलिमेंट आएगा इस पीक के लास्ट पीक के बाद वो हमारे पास पीक नहीं होगा, क्योंकि पीक की तादाद तो फाइनाइट है जो मैंने सारी की सारी यहाँ पे मेंशन कर ली है। तो अगर ये पीक नहीं होगा देन क्या होगा फिर? देन इट मीन्स के अगर ये पीक नहीं है तो ये सीक्वेंस के इसके बाद जो सीक्वेंस का एलिमेंट आएगा अगर ये पीक नहीं है, इफ़ यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि सिंस X1 इज़ नॉट अ पीक, अगर हमारे पास S1 जो है वो पीक नहीं है देन इट मीन्स के देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट
S1 देर एग्जिस्ट, ये सबस्क्रिप्ट इसके बाद इट मीन्स कि इसके बाद जो एलिमेंट है, अगर ये हमारे पास XS1 पीक नहीं है तो इसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पीक, पीक वो सीक्वेंस का एलिमेंट होता है कि उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो उससे छोटा है। तो अगर ये पीक नहीं है देन इट मीन्स कि इसके बाद वाला जो सीक्वेंस का एलिमेंट आएगा वो इससे बड़ा आएगा। अगर ये पीक नहीं है देन वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट S2, we can say that there exists S2 greater than S1 such that के XS2 जो है वो ग्रेटर देन आए XS1 से, सीक्वेंस के इस एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आए वो इससे बड़ा है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास XS2 जो एलिमेंट है, अब ये भी पीक नहीं है क्योंकि पी की तादाद फाइनाइट है इस केस में, और वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली हुई है। तो अगर ये भी पीक नहीं है देन क्या होगा फिर, then we can say that since, या यहाँ पे आप कह लें कि also XS2 is not a peak, it means अगर ये पीक नहीं है then there exists S3 greater than S2, फिर वही केस बन जाएगा such that कि सीक्वेंस का जो इसके बाद एलिमेंट आएगा जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो हमारे पास एलिमेंट है S3, XS3, फिर क्या होगा, फिर वो XS2 से बड़ा होगा। अब अगर इसी तरह मैं चलता जाऊँ तो हमारे पास सीक्वेंस की कुछ इस तरह फॉर्म आ जाएगी। ये देखें, अगर मैं इसी तरह ये सारा प्रोसेस चलता जाऊँ तो ये आ जाएगा XS1 शुड बी लेसर देन XS2 शुड बी लेसर देन XS3, और ये हमारे पास एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस बन गई है XN की सीक्वेंस की। तो इट मीन्स के वी हैव XS के मोनोटोनिकली decreasing sequence. In fact, we can say that it is a strictly decreasing sequence. तो यहाँ पे हमें एक और सीक्वेंस मिल गई फाइनाइट केस में, जो कि एक सब सीक्वेंस हमें मिल गई सीक्वेंस की जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, चूँकि सीक्वेंस का हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये देखें दोनों केसेस में हमें क्या मिला है, एक ऐसी सब सीक्वेंस मिल गई है। तो इसलिए फिर हम कह सकते हैं, और सब सीक्वेंस कैसी मिली है जो कि मोनोटोन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी सीक्वेंस, इट इम्प्लाइज दैट कि एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स मस्ट हैव a monotonic subsequence। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ था।